मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग कल यूरोपियों के आगमन की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अंग्रेजों की कंपनी कैसे स्थापित हुई और 1708 तक जितनी भी कंपनियां बनी थी 1708 तक जितनी भी कंपनियां बनी थी सब एक साथ मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कैसे यूरोपीय कंपनियों ने मुगलों के समय में अपने मिशन भेजे और उन मिशनों ने क्या क्या लाभ प्राप्त किया और कैसे वो स्वयं को भारत में इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे पहला जो मिशन आया वो था 1608 में कैप्टन हॉकिंस। पहला मिशन कैप्टन हॉकिंस का आया है 1608। हमने कल इस पे बात की थी कि कैप्टन हॉकिंस को जेम्स प्रथम ने अपना दूत बनाकर भेजा था, क्योंकि जेम्स प्रथम को यह नहीं पता था कि अकबर 1605 में ही डेथ हो गई है। उन्हें यह पता था कि भारत में वर्तमान में मुगल शासक अकबर भी हैं, इसलिए उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को जो पत्र लिखा वह पत्र अकबर के नाम का था। लेकिन आए कब 1608 में, अर्थात उस समय शासक कौन? जहांगीर। यानी कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन अकबर के नाम पत्र जेम्स प्रथम का लेकर के आया। यानी उसे ये नहीं पता था कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अकबर ऊपर जा चुके हैं, जहांगीर ही हैं यहाँ पर और शासन जहांगीर है। अब जब ये आया यहाँ पर तो इसके साथ कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था। इस जहाज का नाम पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, इनके साथ हॉकिंस के विषय में एक और बात होती है। हेक्टर जहाज से आए हैं और सूरत पहुंचे सबसे पहले। दूसरी चीज इसमें जो अच्छी चीज थी, यह व्यक्ति तुर्की भाषा बोल सकता था। यानी कैप्टन हॉकिंस बहुभाषी था, तुर्की इसे आती थी। हेक्टर नामक जहाज से 1608 ईस्वी में सूरत के तट पर उतरा, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, अकबर के नाम पत्र लेकर, टाइम जहांगीर के समय। ठीक है, नेक्स्ट, कैप्टन हॉकिंस ने जब दरबार में पहुंचा तो इसने तुर्की में नहीं बल्कि फारसी में बात की। यानी इसे तुर्की के साथ साथ फारसी भी आती थी, और जब फारसी में बात करता है तो कुछ ना कुछ शासक तो प्रभावित ही होगा, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा फारसी ही हुआ करती थी। अगर राजकीय भाषा में कोई अंग्रेज बात करे जो व्यापार के उद्देश्य से आया हो, तो चूंकि समान भाषा है, संवाद अच्छे से हो सकता है, तो संवाद अगर ठीक से कर ले गया तो कहीं ना कहीं शासक को प्रभावित कर सकता है। और इसी प्रभाव के कारण जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। यानी जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को मुगल उमरा वर्ग में सम्मिलित कर लिया और 400 का मनसब दिया। अगर हम लोग मुगल काल में उमरा वर्ग की बात करते हैं तो अमीर नहीं बना है, क्योंकि अबुल फजल के अकॉर्डिंग 500 से ज्यादा के मनसबदार को ही अमीर की श्रेणी में रखते थे। 500 से नीचे के मनसबदारों को कभी भी अमीर की श्रेणी में नहीं रखा गया। सोलह 1613 में अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिलती है। देखिए, 8 में आते हैं 400 का मनसब, लेकिन अनुमति कब? 1613 में। 20 के टाइम पीरियड में हुआ क्या? जैसे ही सूरत में अनुमति दी जाती है कि कारखाना स्थापित कर दो, 1608-11 में दे दिया गया, 9 में, तो सूरत के जो व्यापारी थे, जो वहां का लोकल व्यापारी थे, उन्होंने इसकी विरोध कर दी। साथ ही साथ पुर्तगाली और जो
पुर्तगाली जो है वहां एस्टेब्लिश है ऑलरेडी, उन्होंने इसका विरोध किया और उनके विरोध का परिणाम यह हुआ कि जो अनुमति पहले दी गई थी उस अनुमति को नकार दिया गया। और जब अनुमति को नकार दिया जाता है तो अब भी इंतजार की बात होती है कि कैसे वो चीजें हों। अंत में 1612 या 1112 में अंग्रेजों ने एक पुर्तगाली जहाज को पराजित किया और जब पुर्तगालियों को पराजित किया नौसेना में तो इसलिए क्या हो गई, जहांगीर को भी लगा कि पुर्तगालियों से सुरक्षा अंग्रेज प्रदान कर सकते हैं, अंग्रेजों की नौसेना पुर्तगालियों से श्रेष्ठ है, तो क्यों ना अंग्रेजों को ही संरक्षण दिया जाए। और अंततः 1613 में अंग्रेजों को अस्थायी कारखाना बनाने की अनुमति दे दी 1611 में, सॉरी 13 में, ठीक। लेकिन 1611 में ही अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में एक व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली थी। ठीक है, देखिए अब जब यह बात आती है, प्रश्न उठता है कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कारखाना कहां स्थापित किया, तो सर्वप्रथम कारखाना 1613 सूरत। लेकिन जब व्यापारिक कोठी की बात आती है तो 1611 मछलीपट्टनम। अब इन दोनों से भी मैच हो सकता है। अंग्रेजों ने अपने व्यापार का केंद्र सर्वप्रथम कहां बनाया, यह प्रश्न हो सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें 1611 मछलीपट्टनम में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र बनाया था कि मछलीपट्टनम के बाद फिर 13 में सूरत में बना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है। ठीक है, 1626 जहांगीर ही है इस समय भी। ठीक है, आरमा गांव दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। यानी 1626 में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित होती है, यानी कुछ न कुछ विस्तार प्रारंभ हुआ, यानी लाभ अंग्रेजों को धीरे धीरे कुछ न कुछ प्राप्त होता है। साथ ही साथ अब क्या हुआ, 1632 में गोलकुंडा के शासक सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया। यानी कुछ न कुछ अब छूट अंग्रेजों को मिलने वाली है। और इस फरमान में यह कहा गया कि अंग्रेज 500 पैगोडा, इस मुद्रा की हम लोगों ने बात किया था, डचों ने इसको डाला था। ठीक है, 500 पैगोडा सालाना देकर के वह गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, इस फरमान में क्या था, 500 पैगोडा वार्षिक देकर गोलकुंडा के बंदरगाहों से फ्री ऑफ कास्ट व्यापार कर सकते हैं। यानी अब गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार करने के लिए यदि ये पैसा देते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वतंत्रता पूर्वक उन बंदरगाहों से व्यापार कर सकते हैं। गोलकुंडा का सुल्तान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। ये चीजें हुई, तो 1632 तक ये चीज थी। ठीक है, इसे मिटालते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड देखते रहिएगा, टाइम कैसे कैसे धीरे धीरे इनको व्यापारिक कोठी और कारखाने भी इनके स्थापित हो रहे हैं और कैसे अलग अलग क्षेत्रों पर हो रहे हैं, ताकि ये संपूर्ण भारत को अलग अलग तरीके से बना सके। मद्रास को पट्टे पर लिया,
मद्रास पट्टे पर मिल रहा है और मद्रास पट्टे पर मिला तो चंद्रगिरी के राजा से इसे पट्टे मिला था। उसमें चंद्रगिरी वही मद्रास के पास है, वही के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया। और जब मद्रास पट्टे पर मिल गया, एक गांव था ये, ठीक है, मद्रास पट्टे पर लिया है चंद्रगिरी के राजा से, ठीक है। तो मद्रास में इन्होंने पट्टा लगभग काफी समय का होता है, 99 साल कम से कम रहा होगा उस समय। तो जब मद्रास पट्टे पर मिल गया तो मद्रास में इन्होंने एक किला बंद कोठी बनाई, यानी एक ऐसा आवास जो चतुर्दिक किले बंद हो और अस्थाई है, ठीक है। और जब ये किला बंद कोठी बन गई, यानी सुरक्षा भी पूर्ण होगी, तो इस किलाबंद कोठी का नाम रखा सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज। यानी मद्रास में स्थापित अंग्रेजों की कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज। मद्रास जो एक गांव था छोटा सा, उसे चंद्रगिरी के राजा से किराए पर लिया, यानी पट्टे पर लिया। पट्टे पर लेने के बाद राजा से अनुमति भी ली, उस संपूर्ण क्षेत्र को किलाबंद किया, यानी चारों तरफ से एक दीवार बनाई मजबूत। और दीवार बनाने के बाद वो जो क्षेत्र था उसमें अंग्रेज अधिकतर अपनी सुरक्षा के तहत रहते भी थे, और उस किले बंद संपूर्ण क्षेत्र को नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। तो ये चीजें हुई, यानी अब एक अस्थायी क्षेत्र, एक अस्थायी भौगोलिक इलाका अंग्रेज भारत में स्थापित कर रहे हैं, जहां पर वो अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक किला हो चुका था और किले में रहकर अपनी सुरक्षा का प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। 1615 इस टाइम सर टॉमस रो ये एक अंग्रेज दूत मंडल का नेतृत्व करता है। ये जहांगीर के दरबार में आते हैं। इसे पूछा भी गया है कई बार, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, सर टॉमस रो कब आया था, दोनों चीजें पूछी जा सकती है। तो सर टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। उसका मूल उद्देश्य था ब्रिटिश कंपनी के लिए अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना, ठीक है। देखिए 1668 इसमें हुआ क्या कि पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय सेकंड से हुआ, ठीक है। तो अगर विवाह हो रहा है तो कुछ उपहारों का आदान प्रदान भी होगा, स्वाभाविक है। तो इस विवाह में वहां जो उपहार दिए गए वो तो दिया ही गया, कुछ उपहार भारत में भी दिए गए। कहते हैं यहां इस विवाह में पुर्तगाल ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज स्वरूप मुंबई दिया, बंबई का द्वितीय, ठीक। अब अगर चार्ल्स द्वितीय को बंबई मिल रहा है भारत में, तो चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन से बंबई आकर के तो शासन नहीं करते या उसका उपयोग नहीं करते, इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड किराया लेकर बंबई को कंपनी को सौंप दिया।
एक दहेज की वस्तु, भाई अब दहेज की चीज है, जैसे चाहे वैसे उपयोग करें। यहाँ पर बंबई दहेज में चार्ल्स द्वितीय को मिली थी। चार्ल्स द्वितीय कैथरीन जो चाहते वो करते बंबई का। तो अब कैथरीन ससुराल पक्ष को ही अगर दिया जाता तो ये बात हो जाती कि लो दहेज में दिया गया था और पुनः वापस ले लिए। कुछ जगह ऐसा होता है कि गाड़ी दहेज में दी जाती है दूल्हे को, लेकिन चूंकि वहां विवाद की स्थिति रहती इसलिए गाड़ी मंगवा ली जाती है। बेटी कहती मम्मी आप चलो, जब मुझे जरूरत रहेगी तो मैं मंगवा लूंगी। यहाँ पर ये स्थिति नहीं हो पाई क्योंकि भारत में भी ब्रिटिश कंपनी थी या अपना कार्य कर रहे थे, इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने यह कहा कि क्यों न किराए पर ही उठा दें। अच्छी बात, उनको नहीं उठाया। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड किराया लेकर के बंबई संपूर्ण किराए पर दे दिया। और 1687 से ये टाइम था कि बंबई मुख्यालय बन गया उस क्षेत्र में ब्रिटिश कार्यों का। तो ये चीजें हुई, मद्रास, बंबई। अब बचा कौन? कलकत्ता। बंगाल में विकास देखते हैं। कंपनी का बंगाल में विकास, क्योंकि कंपनी बंगाल में ही अपने आप को विकसित करती है और बंगाल में ही इतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है कि इतिहासकारों को यह कहना पड़ा कि डुप्ले ने भारत विजय की चाबी दक्षिण में खोजनी चाहिए, जिसे वह प्राप्त नहीं कर सका। अंग्रेजों ने वह चाबी बंगाल में खोजी और वो प्राप्त कर गए। बंगाल की भौगोलिक दशाएं भी वैसी थी, बहुत सी कंपनियों का अपना कोठी और व्यापारिक स्थल बना हुआ था। अंग्रेजों ने भी सोचा कि बंगाल में उत्पादन इतना अच्छा है, व्यापारिक दशाएं भी बहुत अच्छी हैं, तो क्यों न बंगाल में भी कुछ न कुछ किया जाए। और अंततः 1651 बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ये शाह शुजा 1651 में इन्होंने एक फरमान जारी किया। ये लोग फरमान कुछ ज्यादा जारी करते थे और फरमान भी ऐसे होते थे जिससे कोई मतलब नहीं होता था सिवाय नुकसान के। इस फरमान में इन्होंने कहा कि अंग्रेज जो हैं वो 3000 रुपए वार्षिक देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तीनों जगह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, यह इसमें कहा गया। तो मात्र 3000 रुपए लेकर के वार्षिक, वो भी इन तीनों जगह इन्होंने मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। ठीक है, 1656 दूसरा निशान दिया और इस दूसरे निशान में अपने इस बात की पुनः पुष्टि कर दी। शाह शुजा है कौन? बात जब आती है तो औरंगजेब के उत्तराधिकार युद्ध में, उत्तराधिकार युद्ध औरंगजेब के समय जो उत्तराधिकार युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब शासक बने, उसमें शाहजहां के 4 पुत्र दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद, जिसमें से दारा शिको आगरा और दिल्ली के सूबेदार, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार, शाह शुजा बंगाल के सूबेदार और मुराद गुजरात के सूबेदार। और जब 1658 में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ तो प्रत्येक व्यक्ति सत्ता की प्राप्ति के लिए लालायित हो उठता है और उस सत्ता प्राप्ति में औरंगजेब को सफलता मिलती है। दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह ने शाह शुजा को पराजित किया और बंगाल छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। बाद में बहादुरपुर के युद्ध में जो भी चीजें हुई हो, सब चीजें खत्म हुई। ठीक है,
तो अगर शाह शुजा 1656 में पुष्टि करते हैं, 1658 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उसमें शाह शुजा खत्म हो गए, तो अब कोई नया शासक होगा। जो भी शासक हुआ उसने क्या किया, शाह शुजा के द्वारा दिए गए फरमानों को स्वीकार करने से मना कर दिया। अस्वीकृत कर दिए गए। अब अंग्रेजों के लिए जो व्यापार की छूट मिली हुई थी वह छूट समाप्त हो गई। अब अंग्रेजों को व्यापार की अगर छूट समाप्त हो जाती है तो अंग्रेज पुनः सामान्य व्यापारियों की तरह आ गए। इनके व्यापारिक वस्तुओं की जांच भी होती, चेकिंग भी होती, और इन सबके परिणाम स्वरूप होता क्या कि अंग्रेजों को व्यापार में जो एक लाभ की दशाएं प्राप्त हुई थी वह लाभ की दशाएं समाप्त हो जाती। इसलिए आप ये पुनः प्रयास में लग गए ताकि वो जो लाभ की दशाएं थी, जो लाभ हमको प्राप्त हो सकता था, उस लाभ को पुनः प्राप्त किया जाए। और अंततः 1680 के समय औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज 2% चुंगी, यानी वस्तुओं के मूल्य का 2% चुंगी और 1.5% जजिया, इन दोनों को चुकाकर, ये दोनों चुका करके व्यापार कर सकते हैं। यानी अंग्रेजों से भी टैक्स लिया जा रहा था औरंगजेब के समय। अब अगर ऐसा है तो औरंगजेब के द्वारा अंग्रेजी व्यापार को सुरक्षा भी दी जाएगी। इसलिए इस फरमान में एक चीज और क्या कहा गया, ये टैक्स अगर दे देते हैं तो इंग्लिश व्यापार में किसी भी प्रकार की बाधा ना डाली जाए। अब बात यह थी कि औरंगजेब के द्वारा छूट मिलने से अब वो व्यक्ति जो सालाना एक बार दे दिया फिर बात खत्म, आई गई हो गई, 3000 एक बार दिया और फिर 10,000 कमाए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है, वस्तुओं पर हमेशा देना है, कष्ट तो होता ही है, क्योंकि आदमी से एक बार अगर थोड़ा सा ले लिया जाए तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बार बार लिया जाए, जैसे ही सामान उठाएगा चुंगी में अधिकारी खड़ा हुआ है तो वहां दिक्कत होती है। एक बार थोड़ा सा ले लो, फुर्सत। यहाँ क्या है कि एक बार दे दिया वर्ष भर के लिए, उसके बाद जब एक बार दे दिया है तो कोशिश क्या होगी, अधिकतम लाभ अर्जित करें। यहाँ क्या है कि 2%, 1.5%, 2.5%, अगर 3.5% ये दे रहे हैं तो यहाँ क्या होगा कि देना हमें चाहे उतना ही है, हम जितना व्यापार करेंगे, जितना ज्यादा व्यापार करेंगे उतना ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या था, 3000 देने के बाद मामला खत्म। मान लो 3000 दिया और 50,000 कमाया तो टैक्स तो केवल 3000 पड़ा। यहाँ पर 50,000 का अगर व्यापार कर रहे हैं तब पर भी 3.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोलह सौ 86 होता क्या है, देखिए 1680 में जब औरंगजेब ने यह फरमान जारी किया तो कंपनी को यह लगा क्यों ना हम कुछ शक्तिशाली हो गए हैं तो राजनीतिक अधिकार भी स्वतः प्राप्त किया जाए, और राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं अगर थोड़ा सा भी बंगाल में, तो हमें फ्री ऑफ कास्ट व्यापार करने की छूट रहेगी और हम राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर सकते हैं। तो यहाँ जो बोर्ड था भारत में जो सत्ता शासन कर रहे थे, इन लोगों ने ब्रिटेन में निदेशक मंडल को एक पत्र लिखा और उसमें यह कहा कि क्यों ना हम लोग भारत में शक्ति के बल पर, बंगाल में, भारत नहीं बंगाल में शक्ति के बल पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास करें, जिसमें आर्थिक और सैनिक दोनों शक्तियां हमारे अधीन होनी चाहिए। ये चीज वहां लेटर लिखा, और जब वो लेटर
ब्रिटेन पहुंचा तो वहां से जो निदेशक मंडल था उसने भी इसकी अनुमति दे दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त लगा दी कि कुछ भी करो लेकिन जो लाभ आ रहा है वह लाभ समाप्त नहीं होना चाहिए। अनुमति तो थी ही, अब बस लाभ की जो चीजें हैं वो बनी रहें। इसलिए अंग्रेजों को जैसे ही अनुमति मिली इन्होंने क्या किया, हुगली को लूट लिया। पता नहीं क्या सोच रहे थे अंग्रेज, इनको क्या ये नहीं लग रहा था कि औरंगजेब की शक्ति इतनी ज्यादा है कि उसकी शक्ति से विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही हम ऐसा कुछ करेंगे औरंगजेब हम पर आक्रमण करेगा, उससे चूंकि विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ चला जाए। हो सकता था, लेकिन हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस रहा। कहते हैं जैसे ही हुगली को लूटा इन्होंने, औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया इन पर, और इस आक्रमण में औरंगजेब से अंग्रेज पराजित हुए। चूंकि पराजित यहां हुए तो समुद्र पर तो अंग्रेज सबसे शक्तिशाली थे, स्थल पर औरंगजेब शक्तिशाली था। तो पराजित होने के बाद ये तुरंत एक नदी के मुहाने पर भाग गए। मुहाने पर एक द्वीप था, वहां भाग गए। इस द्वीप को कहते हैं फुल्टा द्वीप। और ये जो द्वीप है इसके विषय में ये कहा जाता है ये ज्वारग्रस्त था। ज्वारग्रस्त द्वीप है, यानी यहां गए होंगे तो काफी लोग तो मारे गए युद्ध में, कुछ जो बचे वो द्वीप पर गए, और जब द्वीप पर गए तो वहां सबको ज्वार पकड़ लिया, यानी फीवर सबको हो गया। तो अब समस्या ये थी क्या किया जाए। तो ऐसे में जॉब चार्नक इन्होंने बातचीत जीत प्रारंभ की कि किसी तरीके से गलती जो हुई है वो समाप्त हो जाए, उस गलती को माफ कर दिया जाए। जाप चार्नक का प्रयास, और जाप चार्नक के इन बातचीत का परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों को पुनः सुता नदी में वापस आने की अनुमति मिल गई। अब अगर सुता नदी में वापस आने की पुनः अनुमति मिलती है तो कुछ तो रहा होगा। अब जो 3.5% दे रहे थे वही अच्छा है, अब उससे मुक्त होकर कर सब कुछ खाने के पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक बार लात खा चुके हैं, दोबारा खाने की इच्छा इतनी जल्दी नहीं होती। सुता नदी वर्तमान कलकत्ता, ठीक है। सुता नदी में इन्होंने 1690 में कोठी स्थापित की, ठीक। और जब सुतानती में कोठी स्थापित हो गई तो इसी को इन्होंने अपनी राजधानी यानी व्यापारिक केंद्र बना लिया। और यही बाद में 1911 तक अंग्रेजों की राजधानी रहती है, बस नाम परिवर्तित हुआ, सुतानती कलकत्ता हो गया, कोलकाता, ठीक है। नीचे चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 1691 उस समय सूबेदार थे कलकत्ता के मुगल सूबेदार इब्राहिम खां। इब्राहिम खां इन्होंने क्या किया, पुनः वही सासूसा वाली बात दोहराते हैं। इन्होंने क्या किया कि 3000 वार्षिक लेकर चुंगी से मुक्त कर दिया।
में ये कहा इन्होंने कि 3,000 रुपए वार्षिक अंग्रेज दे करके वह 1 साल के लिए चुंगी किसी भी वस्तु पर नहीं देंगे। चलो ठीक था, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 1651 में भी 3,000, 91 में भी 3,000, 40 वर्षों में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ ही नहीं। कुछ तो मुद्रा के मूल्य गिरे होंगे, और अगर मुद्रा के मूल्य गिरे तो 3,000 4,000 तो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महंगाई बढ़ गई नहीं कि उस समय जो भी महंगाई थी स्थिर रह रही थी। क्या बात है। फिर आते हैं हम लोग 1698। इसमें बंगाल के सूबेदार हैं अजीम उस शान। देखिए, ये भी इतने खुश हुए कि उन्होंने 3 जिले, यानी उसमें 3 छोटे छोटे जिले जिन्हें गांव भी कहा गया, सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी। क्या बात है। क्यों दिया पता नहीं, लेकिन दिया। यही सुतानती में जो कोठी बनाई गई उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज, वहां वाला था मद्रास वाला, फोर्ट विलियम रखा गया था इसका। कोठी को फोर्ट विलियम नाम दिया गया, और आगे चलकर यही राजधानी बना अंग्रेजी प्रशासन का, जो 1911 तक रहा। ये चीजें। अब स्थिति क्या थी कि अंग्रेज औरंगजेब 1707 में डेथ हो गई। औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता अवसान पर थी, लेकिन 1709 में नॉरिस मिशन जो बहुत ज्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन 1715 में एक मिशन आता है जिसे कहते हैं सर जॉन सरमन मिशन। में, और इस जॉन सरमन मिशन के साथ एक सर्जन आते हैं जिनका नाम रहता है हैमिल्टन। जॉन सरमन मिशन के साथ एक व्यक्ति आता है ख्वाजा सेहूद। ये एक आर्मेनियन दुभाषिया था। ख्वाजा सेहूद आर्मेनियन दुभाषिया है। हैमिल्टन ने एक कार्य कर दिया। इन्होंने क्या किया, उस समय के मुगल बादशाह फर्रुखसियर को एक कष्टदायक रोग से ठीक कर दिया। सर्जन है, कोई फोड़ा वड़ा हो गया होगा, नासूर हो गया होगा। इससे नासूर ठीक नहीं होता है, क्योंकि नासूर तो औरंगजेब को बर्बाद कर देते हैं, नेपोलियन को बर्बाद कर देते हैं, जो भी रहा हो। लेकिन हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक कष्टदायक यानी पीड़ादायक रोग से ठीक किया। अब अगर फर्रुखसियर ठीक हो जाते हैं इसके बाद, तो मौत जान जाने की बात थी। तो ऐसे में कुछ न कुछ तो करेंगे। अंत में फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया ब्रिटिश कंपनी के लिए, अंग्रेजों के लिए। अब ये देखते हैं कि इस फरमान में था क्या। चलिए, पहला फरमान क्या है।
कहा ये कि 3,000 रुपए वार्षिक देकर बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते हो। 3,000 वार्षिक देकर बंगाल में मुक्त व्यापार। ठीक है। दूसरा का 10,000 रुपए सूरत देकर सूरत में सभी करों से मुक्ति, यानी गुजरात के तट पर जो भी बंदरगाह हैं उन सभी बंदरगाहों में किसी भी बंदरगाह से जितना चाहो उतना व्यापार करो, टैक्स केवल 10,000 होगा, वो भी हमेशा के लिए। तीसरा, बंबई में जो कंपनी ने सिक्के ढाले हैं, बंबई में कंपनी के सिक्के ढाले गए कंपनी के सिक्के संपूर्ण भारत में मान्य होंगे, अर्थात ये सिक्के चलायमान होंगे। देखिए, अब ये 3 तो हो गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या कहा अगर ये देते हैं, सॉरी ये 3,000 केवल था, वार्षिक नहीं है, हमेशा के लिए। ठीक। इसमें दूसरा क्या कहा कि अगर ये जमा कर देते हैं तो कोई भी मुगल अधिकारी अंग्रेजों की व्यापारिक वस्तु को चेक नहीं करेगा, यानी जांच नहीं करेगा। काल लेके जा रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। वो दारू बेचे, चरस बेचे, गांजा बेचे, कपड़ा बेचे, अफीम बेचे, चाहे जो बेचे, उसकी जांच नहीं हो सकती थी। इससे ज्यादा बौद्धिक सुल्तान कहां हो सकता था। सिर्फ चिकित्सा मात्र से ही इतना खुश हो जाए, सब कुछ दे दिया। जी 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 जी। नेक्स्ट आते हैं, मिटा लें। कंपनी का जो आगे की चीजें हैं वो हम कर्नाटक युद्ध से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि फ्रांस भी अभी आएगा। तो फ्रांस के साथ ही कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। कर्नाटक के युद्ध में ही फ्रांस 1763 में खत्म। वांडीवास के युद्ध 1760 में लड़ा गया, जिसमें फ्रांस की पराजय होती है। और 1763 में जब संधि हुई तो उस संधि में फ्रांस के ऊपर एक आरोपित संधि की गई। उसमें यह कहा गया कि फ्रांस अब अपने किसी भी व्यापारिक स्थल की किलेबंदी नहीं करेगा। वह सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी बना दी गई। वह किसी राजा के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, भारत में किसी भी राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करता, किलेबंदी नहीं कर सकते, सेना नहीं रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने की अनुमति दी गई, वो भी उसके कुछ स्थलों से। उसी दौरान कर्नाटक युद्ध द्वितीय जब खत्म हो रहा है तो 1757 में प्लासी का युद्ध, और वहीं से चालू हो जाता है ब्रिटिश कंपनी का उत्थान, भारत पर अधिकार करने का एक सिलसिला। तो उसको हम लोग तब देखेंगे कर्नाटक युद्ध के बाद। ठीक है, तो आगे हम लोग 1616 में ये भारत आते हैं, ज्यादा नहीं है इनमें। 1616 में भारत आते हैं और ट्रांकोबार दक्षिण में पड़ता है, तंजौर के पास। वहां पर 1620 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। पहली फैक्ट्री है स्वीडन के लोगों को डन। ठीक है, दूसरी सीरमपुर,
ये पड़ता है बंगाल में। सीरमपुर में 1676 में अपनी फैक्ट्री बनाई। 1745 में सभी फैक्ट्री इन्होंने अंग्रेजों को बेच दी। सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दी और स्वयं वापस यूरोप चले गए। यानी यहां पर व्यापार करने का इन्हें बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ और अंत में इन्होंने अपने सारे संस्थान या जो भी जो फैक्ट्री इत्यादि बनाई थी वो सब वो अंग्रेजों को बेचने के बाद भारत से वापस चले गए। 1731 में एक स्वीडिश कंपनी बनती है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का गठन हुआ, लेकिन ये जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी यह भारत के साथ व्यापार पर ध्यान केंद्रित न करके चीन के साथ व्यापार करती थी। यानी डेन लोगों ने भारत के साथ व्यापार करने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, या यह हो सकता है कि 1616 से 1745 तक इन्होंने देखा कि इनका बहुत ज्यादा विकास नहीं हो रहा, व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर ऐसा देखा तो हतोत्साहित हो गए और अंत में जो उसमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति थी अंग्रेज, उन्हें इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री बेची, वापस चले गए। यानी उससे भी इनके मधुर संबंध बने रहे। ठीक है। राष्ट्र जो है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी हम लोग बात कर रहे हैं फ्रांसीसी की। तो इस कंपनी की स्थापना सरकार के द्वारा की गई थी 1664 में। इसमें फ्रांस का शासक था लुई 14वां। कहते हैं इनके समय में, लुई 14वें के समय फ्रांस काफी ज्यादा उत्थान करता है और कल्याणकारी निरंकुश शासक। यह स्वयं को आई एम स्टेट, मैं ही राज्य हूं, कथन कहता है। तो कंपनी की स्थापना लुई 14वां के समय, लुई 14वां के मंत्री कोलबर्ट, इनके प्रयासों से हुआ। कहते हैं ये जो कंपनी बनी, नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल, कंपनी द इंड ओरिएंटल। कंपनी द इंड ओरिएंटल, ये फ्रांसीसी कंपनी। इस कंपनी में जो भी निवेश था वो सब सरकार ने किया। तो अगर सारा निवेश सरकार का है तो इस कंपनी पर अधिकार भी सरकार का ही होगा। यदि नियंत्रण सरकार का होगा। निजी क्षेत्र की कंपनी और सरकारी क्षेत्र की कंपनी में आप अच्छे से जानते हैं चीजें। निजी क्षेत्र की कंपनी में निर्णय तत्काल लिए जाते हैं, सरकारी क्षेत्र की कंपनी में निर्णय तत्काल नहीं लिए जा सकते हैं क्योंकि निर्णय का क्रम लंबा होता है। ठीक कमी थी फ्रांसीसी कंपनी में।
ब्रिटिश कंपनी निजी क्षेत्र की कंपनी है, यहां से लेटर भेजा निदेशक मंडल के पास, निदेशक मंडल में ही ने ही निर्णय जो लिया और वो यहां भेज दिया। इस कंपनी के साथ क्या है, यहां से जो भी चीजें हो लेटर भेजा। फ्रांस में स्थिति क्या हुई, पहले मंत्री साहब के पास, मंत्री साहब ने पेपर दबा रखा है, फिर वो राजा साहब से आदेश लेंगे, राजा साहब से अनुमति मिल गई तो फिर मंत्री साहब उसको फॉरवर्ड करते, तो समय ज्यादा हो जाता था, कमी यही होती है। तो यहां पर क्या हुआ, इस कंपनी का सारा खर्च भी सरकार ने उठाया। ठीक, अब फ्रांसीसी कंपनी व्यापार तो करना ही है, क्योंकि अंग्रेज अगर इतना लाभ ले रहे हैं तो फ्रांसीसी क्यों ना लें। और उस समय जब लुई 14वां के समय संपूर्ण यूरोप में फ्रांस एक अच्छा साम्राज्य, मजबूत शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है, तो ऐसी चीजें तो हो ही सकती हैं। इसलिए सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने मेडागास्कर द्वीप को अपना उपनिवेश बनाना चाहा, लेकिन इसे उपनिवेश बनाने में असफल रहे। मेडागास्कर अगर द्वीप उपनिवेश बन जाता तो उसे फ्रांसीसियों को लाभ मिल सकता था, ये इससे आसपास के क्षेत्रों से भी व्यापार कर सकते थे। दूसरा जो इनका मिशन आया, दल आया, वो आया 1667 में। नेतृत्व करता थे फ्रैंको कैरो नेतृत्व करता है, और इस दल ने पहली कोठी 1668 में सूरत में स्थापित की। यानी फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में आने वाले फ्रांसीसियों के दूसरे दल ने सर्वप्रथम 1668 में एक कोठी स्थापित की। कैसी? फ्रांसीसी कंपनी की। यानी फ्रांस भी अब भारत के साथ व्यापारिक जगत में प्रवेश कर गया। फ्रैंको के साथ मरकरा, इसको पूछा भी गया है, मरकरा नामक एक व्यक्ति आया था जो इस्फहान निवासी था, यानी अरबी। इसको पूछा गया है, फ्रैंको कैरो जो पहला आया था उसमें कौन सा अरब जगत का व्यक्ति आया था, तो मरकरा आया था। ठीक, 1669 में गोलकुंडा के सुल्तान से गोलकुंडा ही है, क्योंकि गोलकुंडा और बीजापुर यही तो इसमें वजह है। अहमदनगर पहले ही जा चुका है। एक अधिकार पत्र मिला, और इस अधिकार पत्र के अनुसार मसूलीपट्टनम में दूसरी कोठी बनाई। यानी 1669 में फ्रांसीसी दक्षिण भारत में भी अपनी कोठी की स्थापना करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1673, ये टाइम है। इसमें फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन देखिए, निदेशक स्वयं, और इनके साथ एक असैनिक सिपाही जो पहले था, व्यापारी था, सिपाही सैनिक व्यापारी था, नाम था वेलांग द लेस्पिने। वेलांग द लेस्पिने, ये दो व्यक्ति आते हैं, और इन्होंने दक्षिण में उस समय जो सूबेदार थे, दक्कन के सूबेदार
नाम था शेर खां लोदी। ये शेर शाह सूरी वाले नहीं है, ये शेर खां लोदी हैं। ठीक है, शेर खां लोदी इनसे एक गांव प्राप्त किया। शेर खां लोदी से एक गांव प्राप्त किया उपहार स्वरूप या कुछ पैसा देकर के, और इस गांव में इन्होंने फ्रांसीसी बस्ती बसाई। बस्ती भी कैसी? किलाबंद। और जब किलाबंद हो गई तो इस बस्ती का नाम रखा पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी बस्ती का नाम है। अब जब हम लोग उसमें बात करते हैं तो 1706 में पांडिचेरी की जनसंख्या 40,000 और कलकत्ता की जनसंख्या 22,000। कलकत्ता की जनसंख्या 22,000। ठीक है, ये था उसमें। यानी 1706 में ब्रिटिश कंपनी का जो मुख्यालय कलकत्ता है वहां मात्र 22,000 लोग हैं, जबकि फ्रांसीसियों के मुख्यालय पांडिचेरी में 40,000 की जनसंख्या निवास करती है। 1706 तक फ्रैंको मार्टिन ही यहां गवर्नर रहा। यानी फ्रैंको मार्टिन के समय पांडिचेरी, वो जो किलेबंद बस्ती थी फ्रांसीसी, उसका काफी ज्यादा विकास हुआ। वहां एक अच्छी खासी जनसंख्या निवास करने लगी थी। अब आगे कैसे? 1690 बंगाल में शाइस्ता खां एक जगह प्राप्त की। यानी बंगाल में शाइस्ता खां, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां से 1690-92 में फ्रांसीसियों ने एक जगह प्राप्त की, और जो जगह प्राप्त की वहां पर चंद्रनगर नामक एक बस्ती बसाई, यानी कोठी। बंगाल में भी एक कोठी की स्थापना हो जाती है। फिर दूसरा चीज देखिए, अब ये टाइम पीरियड है जिसमें फ्रांसीसी अधिकार, फ्रांसीसी क्षेत्र विस्तारित हो रहा है। जैसे 1721 ये समय था वह जब फ्रांस ने मॉरिशस पर अधिकार कर लिया, यानी आसपास के क्षेत्रों को भी ये अपने अधिकार में ले रहे हैं। 1725 मालाबार तट पर माहे, मालाबार तट पर है भारत के पास, इस पर अधिकार कर लिया। यानी आक्रामक नीति का क्रियान्वयन है। 1739 करिकाल, ये भी भारतीय क्षेत्र में, इस पर भी कब्जा कर लिया। सब छोटे छोटे द्वीपपुंज हैं जहां पर बहुत कम जनसंख्या निवास करती थी। सबसे बड़ी बात, डुप्ले के समय फ्रांसीसी प्रभुत्व अपने सर्वोच्च शिखर पर था। जब तक डुप्ले गवर्नर रहा तब तक फ्रांस दक्षिण भारत में सर्वश्रेष्ठ थी,
लेकिन डुप्ले के जाते ही फ्रांस दक्षिण भारत में कमजोर हो गए। ये चीजें आएंगी। अब हम लोग ये देखते हैं कि दक्षिण भारत में कैसे फ्रांस और ब्रिटिश कंपनी के मध्य संघर्ष हुआ, जिसे हम कर्नाटक युद्ध की संज्ञा देते हैं। अंत में तृतीय कर्नाटक युद्ध छोटे छोटे झगड़ों में जबरदस्ती किए गए थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः पराजित होती है और उसकी पराजय के साथ ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का प्रभुत्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और यह निश्चित हो जाता है कि भारत पर शासन अब कौन करेगा और कौन नहीं करेगा। करेगा में ये हो गया कि अंग्रेज ही भारत में अब आगे शासन करेंगे, कोई दूसरी यूरोपीय शक्ति भारत में शासन नहीं करेगी। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर्नाटक युद्ध। ठीक है, जब कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो नाम तो कर्नाटक है, लेकिन लगभग संपूर्ण दक्षिण इनके अधीन था। ठीक है, जैसे हुआ क्या, हैदराबाद, इसकी स्थापना इसने की निजामुल मुल्क आसफ जाह। निजामुल मुल्क आसफ जाह ने की। ठीक है, तो निजाम इनकी उपाधि हो गई थी। ठीक है, हैदराबाद की स्थापना की। कर्नाटक जो है हैदराबाद के अधीन एक प्रांत था। हैदराबाद के अधीन एक प्रांत है। कर्नाटक में जो नवाब होते थे उनकी नियुक्ति निजाम ही करता था और अंतिम नवाब जो थे कर्नाटक के, नाम था शहादत उल्ला खां। शहादत उल्ला खां ये नाम है इनका। कहते हैं जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके कोई बेटे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम से मंजूरी लिए बिना ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जबकि निजाम भाई प्रांत है, तो इस प्रांत में कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा इसका निर्णय तो निजाम ही करता। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि निजाम की भी शक्ति बहुत ज्यादा सीमित हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। तो प्रांत अगर कोई शक्तिशाली है, और कर्नाटक का क्षेत्र अच्छा खासा व्यापारिक दृष्टि से बहुत अच्छा, तो सादतुल्ला खां चूंकि शक्तिशाली थे, निजाम की कमजोरी समझते थे, इसलिए इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और अपनी मृत्यु स्वयं तो अधीनता मानी, लेकिन अंत समय में बिना निजाम की अनुमति के अपने भतीजे दोस्त अली को कर्नाटक का नवाब घोषित किया। सादतुल्ला खां ने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना दोस्त अली को कर्नाटक का नवाब घोषित किया। अर्थात कर्नाटक की स्वतंत्र सत्ता यहीं से प्रारंभ हो जाती है। यानी कर्नाटक ने स्वयं को निजाम की अधीनता से मुक्त कर लिया के कार्य। ठीक है, अब स्थिति क्या थी कि अगर इन्होंने मुक्त कर लिया है तो दूसरे लोग कर्नाटक की कमजोरी से फायदा उठाने का प्रयास अवश्य करेंगे। अब कैसे किया? जैसे ये चीजें हुई, मराठों ने 1741 में मराठों ने कर्नाटक पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया।
जब मराठों ने कर्नाटक पर हमला आक्रमण किया तो नवाब कौन? दोस्तली। दोस्तली को पराजित कर मार डाला। अब अगर दोस्तली पराजित होकर के मार डाले गए, समस्या तो थी, दोस्तली भी कोई बेटा नहीं, तो दोस्तली के दामाद, अगर बेटा नहीं है तो राज्य का उत्तराधिकारी बेटी हो या दामाद हो। तो इस्लाम में यह कोई नियम नहीं है कि बेटी शासन सत्ता का उपभोग करे, वो रजिया तो अपवाद थी, ठीक है, इसलिए दामाद ही हो सकता है। इसलिए मराठों ने क्या किया, दामाद चंदा साहब बंदी बना गए, ठीक है। अब अगर चंदा साहब बंदी बना लिए गए तो नवाब विहीन हो गया कर्नाटक, कर्नाटक उनके अधीन, यानी नवाब कौन हो सकता था? चंदा साहिब, और चंदा साहिब मराठों के अधीन है। तो अगर नवाब ही मराठों के अधीन है तो संपूर्ण कर्नाटक किसके अधिकार में? मराठों के अधिकार में। तो ऐसे में अपमानित कौन होता? निजाम। इसलिए निजाम में जल्दी जल्दी क्या कहा, एक को बैठा के लेके कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नवाब बनने के लिए तैयार है। इसलिए इन्होंने दोस्तली के निकट संबंधी अनवरुद्दीन, निकट संबंधी अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब घोषित कर दिया। ये सीट नहीं खाली रहेगी, सीट फिल रहेगी, बस नवाब कोई न कोई बनेगा ही, वो चंदा साहिब हो या अनवरुद्दीन हो, ठीक है। आगे आते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध। सत्रह सौ 46 से 1748, 1746 से 1748 कर्नाटक का प्रथम युद्ध होता है। और ये भी मेन चीज क्या थी कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध, और वहां उत्तराधिकार का युद्ध हुआ कि यहां खलबली मच जाती। क्यों? होता क्या है कि ऑस्ट्रिया इस समय तक 1746 तक एक महत्वपूर्ण शक्ति थी, और यूरोप में जब कभी उत्तराधिकार की बात आती थी तो वहां पर हर व्यक्ति अपने वंश के लोगों को सत्ता पर बैठाने का प्रयास करते थे। चूंकि दक्षिण भारत की जब बात करें तो वहां पर भारतीय शक्तियों को अगर छोड़ दें तो दो ही महत्वपूर्ण शक्ति थी, अंग्रेज या फ्रांसीसी। और इन दोनों को भी दक्षिण में अपनी शक्ति दिखाने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए था युद्ध करने के लिए, कोई न कोई ऐसा चाहिए था व्यक्ति जो इनकी बंदूक के लिए कंधा बन सके, और वो कंधा हमेशा कोई भारतीय शक्ति ही बनती। तो जैसे ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में शुरू हुआ, भारत में भी ये दोनों कंपनियां अपने आप को युद्ध में झोंक लेती हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो युद्ध की पहल थी ये अंग्रेजों के द्वारा की गई। अब इस युद्ध के पहल में अंग्रेजों को लाभ नहीं मिला, लेकिन फिर भी शक्ति का एहसास तो हो ही गया था। अनवरुद्दीन और हैदराबाद के निजाम
अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का पक्ष लिया, लेकिन उसमें भी उन्हें डुप्ले से पराजय झेलनी पड़ी और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जैसे वहां उत्तराधिकार का युद्ध खत्म, वैसे यहां भी सब कुछ खत्म। लेकिन इस दौरान 1748 में सेंट थोमे का युद्ध हुआ। इसको पूछा गया है, कभी कभी मिलान में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से युद्ध हैं। कई युद्धों को दे दिया गया और कहा इन सबको मिलाओ डेट के अकॉर्डिंग, तो वो दे दिया जाता है। तो एक आध बार सेंट थोमे दिया गया है, नहीं तो ज्यादा आता नहीं है। अब इसमें जो युद्ध हुआ था ये, वो फ्रांसीसी सेना वर्सेस अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन की सहायता अंग्रेज कर रहे थे, यानी अनवरुद्दीन को हथियार बनाया अंग्रेजों ने, और इस युद्ध में अनवरुद्दीन पराजित होते हैं। जैसे आज हम लोग कह रहे हैं, पराजित कौन हुआ? अनवरुद्दीन, ये अंग्रेज। लेकिन अनवरुद्दीन को युद्ध के लिए उकसाया किसने? अंग्रेजों ने। तो क्या युद्ध होने के पश्चात यदि अनवरुद्दीन पराजित होते हैं तो क्या अंग्रेजों की इसमें पराजय नहीं थी? थी कहीं ना कहीं, लेकिन चूंकि स्वयं को बैकअप के तौर पर रख लेते हैं। लोग इतना सोचें उस समय शायद नहीं सोचते थे। तो अगर उस समय नहीं सोचते थे तो क्या है, हम पीछे हैं, हम आपको पीछे सपोर्ट करेंगे, हम आपको ढकेलेंगे, आप लाठी खाओ, जूता खाओ और वापस आ जाओ। मार कौन खाया? अनवरुद्दीन। जूता कौन खाया? अनवरुद्दीन। बैकअप किसका? अंग्रेज। इनको थोड़े कुछ पड़ा। तो एक चाल होती थी अंग्रेजों की, दूसरे की शक्ति का पता लगाने के लिए। 1748 में ही यूरोप में एक्शला शापेल की संधि हो गई और इसी संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया। यानी यूरोप में युद्ध होगा तो यहां युद्ध होगा, यूरोप में शांति हो जाएगी तो यहां शांति हो जाएगी। इससे अच्छी स्ट्रेटजी क्या है? आप यूरोप की घटनाओं का प्रभाव यहां पड़ता था, ग्लोबलाइजेशन उसी समय होता है। नेक्स्ट, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। उनचास से 54। इसमें देखिए हुआ क्या, आसफ ज़ा की मृत्यु हो गई। और जब आसफ ज़ा की मृत्यु हो गई तो नासिर जंग ये निजाम बने, लेकिन इनकी निजाम के पद की को चुनौती दे दी मुजफ्फर जंग ने। इनके भांजे थे, नासिर जंग के भांजे मुजफ्फर जंग ने चुनौती दे दी। देखिए, आपसी विवाद दूसरे को लाभ उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहां पर दक्षिण भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियों ने इन्हीं के विवादों से लाभ उठाया। दूसरी तरफ जब कर्नाटक की बात हम लोग करते हैं तो कर्नाटक में अनवरुद्दीन नवाब थे। कर्नाटक में अनवरुद्दीन नवाब हैं। इनके पद को चुनौती दे दी चंदा साहब ने। यानी दोनों जगह सत्ता का संघर्ष है। नासिर जंग को चुनौती दी मुजफ्फर जंग ने
अनवरुद्दीन को चुनौती दी चंदा साहब ने। चंदा साहब ने कहा कि उस समय जब हुआ था दोस्त अली मारे गए थे, तो अगर हम बंदी न बनाए जाते तो तुम कैसे हो सकते थे, इसलिए वास्तविक उत्तराधिकारी तो मैं ही हूं, तुम नहीं हो, इसलिए सत्ता चेंज करो। दक्षिण में उस समय फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर थे डुप्ले। डुप्ले ने कहा कि अगर दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं तो क्यों नहीं इन बिल्लियों के आपसी झगड़े से लाभ भी उठाया जाए। तो डुप्ले ने इससे लाभ उठाने की सोची। और इस लाभ में इसने क्या किया, इसने समझौता किया। किससे? मुजफ्फरजंग से और चंदा साहब से। इसमें यह कहा कि आप लोग अगर समझौते में आते हैं तो मुजफ्फरजंग को निजाम और चंदा साहब को नवाब बनाया जाएगा। और इसके लिए इसने ये कहा कि तुम दोनों लोग को फ्रांसीसी सहायता देंगे। कैसी? आर्थिक और सैनिक दोनों सहायता देने की बात हो गई। अब अगर दोनों प्रकार की सहायता देने की बात हो गई तो युद्ध तो बनता था इन्हीं लोगों का, लेकिन इन्वॉल्वमेंट उस युद्ध में बाह्य शक्तियों में सिर्फ और सिर्फ फ्रांसीसियों को होता। अंग्रेजों का तो अभी किसी से समझौता किसी भी प्रकार का नहीं हुआ था। इसलिए मुजफ्फरजंग, चंदा साहब प्लस डुप्ले यानी फ्रांसीसी, इन तीनों की संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन को 1749 में अनवरुद्दीन पराजित कर मार डाला। अब अनवरुद्दीन को अगर पराजित कर मार डाला है तो अनवरुद्दीन के पश्चात शासक कौन? अनवरुद्दीन थे कहां? कर्नाटक, यानी यहां पर अब कर्नाटक का कहा गए चंदा साहब अंग्रेजी नहीं फ्रांसीसी संरक्षण में नवाब हो जाएंगे। अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण लेता है। ये भी बात आएगी। ठीक, चंदा साहब ने इस उपकार के बदले, उपकार क्या था? डुप्ले की ही सहायता से नवाब बन पाए थे। एक त्रिगुट बनाया था, चोर चोर मौसेरे भाई, उनका एक त्रिगुट बनाया था। और उसी उपकार के बदले चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के आसपास के 80 गांव दान में दिए। यानी इन 80 गांवों से मिलने वाला राजस्व, संपूर्ण राजस्व किसको? फ्रांसीसियों को मिलेगा। ठीक है, इसे मिटाते हैं। फ्रांसीसियों की शक्ति कुछ न कुछ बढ़ी, नहीं कुछ तो बड़ी होगी। 80 गांव दान में पा गए। यही दक्षिण भारत में फ्रांसीसी धीरे धीरे स्वयं को स्थापित कर रहे हैं। अगर फ्रांसीसी दक्षिण भारत में स्वयं को अच्छे से स्थापित कर ले गए तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हो जाती। क्योंकि इस समय फ्रांसीसी आक्रामक हैं, तो ऐसी आक्रामक अवस्था में नुकसान अंग्रेजों को हो सकता था। तो अंग्रेजों को कुछ न कुछ बात तो अखरेगी। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने कहा ऐसे कुछ नहीं, हमें भी हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए अंग्रेजों ने नासिर जंग का पक्ष लिया। किस पर? निजाम के पद के लिए। यानी नासिर जंग को निजाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने उसका पक्ष लिया, नासिर जंग का। और 1750 में कर्नाटक
पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि कर्नाटक में ही तीनों थे। चंदा साहब वहां शासक बनी गए हैं, तो अगर कर्नाटक में उनको हटा दिया जाए तो चीजें हो सकती हैं। और ऐसे इस आक्रमण में तीनों की जो संयुक्त सेना थी, मुजफ्फरजंग, चंदा साहब और डुप्ले, ये तीनों की संयुक्त सेना को पराजित करते हैं। सफलता मिली इन्हें अंग्रेज और नासिर जंग को पराजित करने के बाद। जैसे ही सफलता मिलती है वैसे ही नासिर जंग की सेना में विद्रोह हो गया। सोचो कैसे हुआ होगा। एक तरफ आप जीत रहे हो और उधर सैनिक विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह भी किसके खिलाफ? सुल्तान के ही खिलाफ। कहते हैं सेना ने विद्रोह किया और नासिर जंग की हत्या कर दी। अंग्रेजों के लिए समस्या यही थी, जो लोटा उठा के चले थे वह लोटा ही खत्म हो गया। नासिर जंग एक उत्तराधिकारी जो गद्दी पर बैठ सकते थे, पब्लिक भी इनका सपोर्ट करती, उनको लेके चले हैं। सफलता मुंह तक आई, लेकिन निवाला अंदर नहीं जा पाया। उसके पहले ही अपने ही लोगों ने इसकी हत्या कर दी। अब फ्रांसीसियों के लिए बहुत अच्छा मौका, उसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, क्यों ना हम किसी न किसी को उत्तराधिकारी बना दें। तुरंत डुप्ले ने मुजफ्फरजंग को निजाम घोषित कर दिया। अब तो सही था। चंदा साहब कर्नाटक के नवाब, मुजफ्फरजंग हैदराबाद के निजाम, यानी डुप्ले ने जो संधि की थी वह संधि पूर्ण हो गई। ये दोनों लोग निजाम बन गए। अब बात ये थी कि ये तो डुप्ले ने किया था, कुछ न कुछ तो डुप्ले को भी देना पड़ता ना इनके द्वारा। डुप्ले ने जो कहा आपसे वो पूर्ण किया, आप बिना कहे कुछ न कुछ पूर्ण कर दीजिए। इसलिए देखो मुजफ्फरजंग ने क्या दिया। मुजफ्फरजंग ने कंपनी को, यानी फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख रुपए दिए। पहला, कंपनी की सेना को 5 लाख रुपए दिए, यानी सैनिकों में वितरित कर दिया जाए। डुप्ले को व्यक्तिगत तौर पर उसने 20 लाख रुपए दिए। साथ ही साथ डुप्ले को 1 लाख रुपए वार्षिक की जागीर दी। इकलौता फ्रांसीसी अधिकारी जिसे भारत में जागीर मिली हुई थी और किसी को कोई जागीर नहीं मिली, यानी भारत में यह भी जागीरदार था। ठीक है, ये चीजें थी। अब समस्या ये थी, इस समय भी मुजफ्फरजंग पांडिचेरी में है। तो अब पांडिचेरी में तो हैदराबाद तो जाना चाहिए। बिना हैदराबाद गए तो निजाम के पद पर इनका राज्यारोहण नहीं हो सकता। तो ऐसे में एक सैन्य अधिकारी, फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी है, नाम था बुस्सी। इसको जिम्मेदारी मिली कि वह मुजफ्फरजंग को पांडिचेरी से हैदराबाद पहुंचाए और लेके चल दिया बंदा हैदराबाद पहुंचाने के लिए। लेकिन मार्ग में कुछ पठानों ने अचानक हमला करके, जो साथी ही थे, उन्होंने मुजफ्फरजंग की हत्या कर दी। अब फिर समस्या, निजाम हैदराबाद पहुंच ही नहीं पाया, रास्ते में ही मार दिया गया। एक ने वहां सफलता प्राप्त की, सैनिकों ने ही मार दिया। अब फिर तो दिक्कत। ऐसे में जब बुस्सी ने देखा कि अब फिर समस्या है, तो बुस्सी ने कहा नहीं, कोई ना कोई निजाम होना चाहिए। उसने तत्काल में उसने क्या किया, सलावत जंग, जो कि निजाम के बेटा था और फ्रांसीसी आधिपत्य में ही था, सलावत जंग को तुरंत ही निजाम घोषित कर दिया। यानी मुजफ्फरजंग के बाद जैसे मृत्यु हुई, सलावत जंग भी जो बने निजाम, वो भी फ्रांसीसियों के ही आधिपत्य में थे। अब फिर से स्थिति थोड़ी सी बदलती।
अंग्रेजों के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा चाहिए जो इन सबको चुनौती दे सके। तो वहां मोहम्मद अली तो तिरुचिरापल्ली के, उसमें अनवरुद्दीन का बेटा तिरुचिरापल्ली के दुर्ग में शरण लिए हुआ था और चंदा साहब ने घेर रखा था। वो बात आती है, अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम मोहम्मद अली को वहां से मुक्त करा लें तो कर्नाटक का उत्तराधिकारी मिल जाएगा और वह व्यक्ति हमें हैदराबाद के विषय में भी या इसके उत्तराधिकारी, जीवित उत्तराधिकारियों के विषय में भी कोई न कोई सुराग दे सकता है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, तिरुचिरापल्ली भाई चंदा साहब के पास, चंदा साहब ने घेरा डाल रखा था। कहते हैं तिरुचिरापल्ली पर आक्रमण किया तो यहां अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली और जब सफलता नहीं मिली तो कंपनी में एक बहुत ही छोटे पद पर एक व्यक्ति था, नाम था क्लाइव। कहते हैं उसने एक दिमाग दिया, यही क्लाइव का उत्थान होता है। क्लाइव ने कहा कि अगर हम तिरुचिरापल्ली पर आक्रमण न करके चंदा साहब की जो राजधानी है कर्नाटक की अर्काट, जहां सेना भी कम है, चंदा साहब भी नहीं है और बिना सेना के अभाव में अगर अर्काट का घेरा डालें तो स्वाभाविक है चंदा साहब तिरुचिरापल्ली से घेरा उठाकर अर्काट की सुरक्षा में आ जाएगा। तिरुचिरापल्ली में जैसे ही सैनिक दबाव कम होता है हम वहां आक्रमण करके मोहम्मद अली को बाहर कर सकते हैं। ठीक यही किया गया और मोहम्मद अली छुड़ा लिए गए। ठीक है, जब मोहम्मद अली छुड़ा गए तो ये फ्रांसीसियों का पहली डिफीट थी और ऐसे में डुप्ले जैसा योग्य गवर्नर उसको पुनः स्थापित कर सकता था। लेकिन 1754 में ही पता नहीं क्या फ्रांसीसियों को समझा, क्योंकि इसमें लुई 15वां शासक आ चुके थे, उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया और डुप्ले के वापस आ जाने के बाद ही फ्रांसीसी शक्ति मान के चलिए खत्म हो चुकी। ठीक है, अब इसी समय 1755 में पांडिचेरी की संधि होती है कि गुडोह्यू के साथ हुआ और इसमें दोनों के एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए। कहते हैं इसमें फिर से पुनः आगे राजनीतिक मामलों में, भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने की न बात की, लेकिन इस संधि की धारा ऐसी थी कि न वो फ्रांसीसी ही स्वीकार करते न वो ब्रिटिश ही स्वीकार करते। ये चीजें रखी गई थी कि आगे जब इच्छा हो तब हम युद्ध कर सकते हैं। और अंततः सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ होते ही यानी 1756 से ही भारत में भी तृतीय कर्नाटक युद्ध प्रारंभ हो गया। यह सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला। ठीक, और इस सप्तवर्षीय युद्ध में यानी कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी पूर्णतः पराजित हुए और अंत में 1763 में पेरिस की संधि हुई। और इस संधि में यह कहा गया, कुछ पॉइंट्स थे। पहला, फ्रांसीसी अपने किलों की यानी व्यापारिक बस्तियों की किलेबंदी नहीं करेंगे, पहली। दूसरी चीज ये बात आई कि वो भारतीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दूसरी चीज। तीसरा, फ्रांसीसियों का कार्य सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना होगा, यानी 1763 से फ्रांसीसी कंपनी सिवाय व्यापारिक कंपनी के और कुछ भी नहीं थी।
ठीक है। तो ये कर्नाटक युद्ध। अब तो आगे जो क्लास होगी उसमें हम लोग ब्रिटिश शक्ति के उत्कर्ष की बात करेंगे। ये देखेंगे कि कैसे बंगाल में उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की और सत्ता स्थापना के पश्चात कैसे भारत की एक महान शक्ति बन जाते हैं। यानी अब बंगाल प्लासी युद्ध से लेकर के 1857 तक ब्रिटिश कंपनी के उत्थान की बात होगी। ठीक है।